दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की दो बड़ी समस्या है। और एयर पोल्यूशन का कारण यह है कि दिल्ली के बीच में से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ से लेकर आने वाला पूरा ट्रैफिक दिल्ली के बीच में से आगे राजस्थान और गुजरात की ओर जाता है। और इसलिए दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रही है। तो दिल्ली के आसपास ये पूरे ट्रैफिक जैम को और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने अनेक प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं। उसमें से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये आज ही मैं राव इंद्रजीत सिंह को याद कर रहा था कि मैं गुड़गांव में कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए आया था और स्टेज पर बैठे समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि हमारा एक छोटा सा काम अटका हुआ है, 8-10 किलोमीटर का ही रोड है हमारे हरियाणा में, बाकी दिल्ली का है। अब दोनों के बीच में अनेक दिनों से लैंड कुछ एक्वायर्ड हुई, कुछ पड़ी हुई है, तो आप इसको एक्वायर्ड करके करा लीजिए और इसकी घोषणा करिए। तो मैंने सोचा कि 25-30 किलोमीटर में 200-300 करोड़ का काम होगा, और मैंने तुरंत बिना देखे बिना पूछे मैंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि हम NHAI को इसको एक्वायर्ड करते और ये करेंगे। और बाद में जब मुझे पता चला कि ये 10,000 करोड़ का है, 29 किलोमीटर, पर मैंने जो जबान दी थी वो मैंने पूरी की। NHAI का ये हाईवे हमने अपने हाथ में लिया। इसमें लैंड एक्विजिशन में बहुत से प्रॉब्लम आए, काफ़ी तकलीफ़ें हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, आर्बिट्रेशन, सब कुछ हुए। अब उसको क्लियर हुआ है। ये जो 4 पैकेजेस है वो 29 किलोमीटर के हैं। तो 29 किलोमीटर में जो है इसमें ये 8 लेन मेन एक्सप्रेस हाईवे है और इसको 6 लेन एक टनल भी इसके साथ है, और 6 लेन, 8 लेन जो है वो ऊपर में और 6 लेन नीचे में है। तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े प्रमाण पर एक जगह पर मुझे बहुत खुशी है कि इंजीनियरिंग मार्वल्स के ऐसे अनेक प्रयोग करने का अवसर मुझे मिला। हमारे यहाँ वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई में बना हुआ है, उसको भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और अभी नागपुर में हमने एक बनाया मेट्रो में, जो NHAI ने उसमें सहभाग लिया है, कि नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है और उसके ऊपर में मेट्रो है। तो 3 जगह पर ये बना है, पर ये उससे भी आगे है। एक जगह पर पहले 0 लेवल है, फिर -1, नहीं फिर 1, -1, फिर 1 और फिर 2, 4 लेयर एक समय बनी है। तो मुझे लगता है शायद हिंदुस्तान में पहली बार ये बनी है। टनल 8 लेन अर्बन टनल, ये भी पहली बार बनी हुई है। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट 3.6 किलोमीटर 8 लेन अर्बन रोड टनल इन इंडिया, ये पहली है। फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, जिसमें 4 लेयर मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क compromises of 4 levels: tunnel, underpass at grade road level, elevated flyover and flyover above flyover. ये इंडिया फर्स्ट 9 किलोमीटर लॉन्ग 8 लेन फ्लाईओवर है, 34 मीटर वाइड है और सिंगल पियर है, विथ 6 लेन सर्विस रोड भी है इसमें। इंडिया फर्स्ट इंटरनल इंटरचेंज, कौन सा ये 4 लेवल इंटरचेंज इन द्वारका, ये इसकी विशेषता है। टोटल ये एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर है 8 लेन का, और इसके साथ साथ एक टनल भी जो मैंने बताई वो भी है। अब इसके साथ 1.5 मीटर की नई टनल हम तैयार करेंगे, जिसके कारण डायरेक्ट T3 टर्मिनल जो एयरपोर्ट का है वहाँ पहुँच जाएंगे।
और वहाँ से जाने आने वाले लोगों को अब NH8 का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, वहाँ से डायरेक्ट ये रोड से आगे आएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो NH8 है उसके ऊपर आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बताया गया 3 लाख PCOs का ट्रैफिक है, तो इसका 50-60% ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, तो ये भी इसके कारण राहत मिलेगी। तो इसके बाद में हम लोग कौन सा गणेश विहार, क्या मूर्ति का नाम है, शिव मूर्ति से वसंत कुंज के लिए एक नेल्सन मंडेला मार्ग जो है वहाँ जोड़ने के लिए एक और 5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं। तो ये भी आगे तुरंत इसका काम हमने काफ़ी हाथ में लिया है, DPR बन रहा है, शायद इसी साल ये काम शुरू करेंगे। तो ये जो टनल बनेगी इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे और इसी रोड का उपयोग करके होगा। इसमें दिल्ली जयपुर जो रोड था, ये मैं जब मंत्री बना तो बहुत समस्याएं थी, काफ़ी तकरारें लेकर, मुझे लगता राव साहब भी अनेक बार मेरे पास आए, यहाँ के MP MLA सब त्रस्त थे। तो ये हीरो वाला ब्रिज हमने बनाया, एक राजीव चौक का था उसको कुछ किया, अंडरपास बनाया, आगे भी 2-3 ब्रिजेस बनाए। काफ़ी जगह पर हमने ट्रैफिक जाम हो रहा था उसके लिए भी अलग प्रकार से डिज़ाइन करके वो भी बनाया, ताकि आज मैं रोड से आया हूँ काफ़ी उसमें काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली में इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली NCR में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करीब 60,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया है, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, और जो वेस्टर्न पेरिफेरल है वो हरियाणा सरकार ने किया है, वो 7,000 करोड़, ऐसे 19,000 करोड़ दिल्ली के लिए रिंग रोड बना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। तो ये कीमत इसकी 12,000 करोड़ हमने NHAI की तरफ से खर्चा किया है। फिर द्वारका एक्सप्रेस वे, ये 29 किलोमीटर है, 9,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं हम लोग, और इसमें अभी और 1.5 किलोमीटर की टनल नई जो बनाएंगे जो T3 तक जाएगी वो, और उसके साथ हम लोग 5 किलोमीटर की टनल वसंत कुंज तक बनाएंगे, तो उसके लिए 5,000 करोड़। ऐसा ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 14 से 15,000 करोड़ का होगा। बाद में दिल्ली सहारनपुर के इसमें अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये 150 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें से दिल्ली के पैकेज ओपन हुए हैं, वो करीब 7,000 करोड़ के हैं, और दिल्ली मेरठ आने के लिए 4 घंटे लगते थे। हम अप्रैल में इसका मार्च एंड तक ही उसका काम पूरा करेंगे, पर 2 ROB पूरे नहीं हुए हैं, तो शायद जून तक लग जाएगा। तो ये होने से द्वारका से अपना मेरठ से दिल्ली 45 से 50 मिनट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर हमने 7,000 करोड़ खर्चा किए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड था वो UER फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली का, इसके लिए मुझे LG साहब ने बहुत सहयोग किया। इसका लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है, DDA के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद में अभी उनके प्रपोजल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है, टेंडर हमने बुलाकर रखा है। ये दिल्ली, ये UER फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली, ये 7,700 करोड़ रुपए का है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले 3 महीने में हमने टेंडर बुला लिया, इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। फिर मुकरबा चौक से पानीपत, ये काम बंद पड़ा था, फिर इसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है, और ये भी काम 2300 करोड़ का है, 8 लेन रोड है,
इसका काफ़ी काम अब पूरा हुआ है। मुझे लगता है कब तक पूरा होगा ये? जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा। फिर धौला कुआं में भी एक बहुत ट्रैफिक जाम होता था और मैं भी उसमें रोज जब भी हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाता था तो फंसता था। तो काम काफ़ी पूरा हो गया है। थोड़े चेंजेस मैंने बताया उसमें, और कुछ अगर डिफेंस के सहयोग के साथ वो आ जाएगा तो वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। ये जो डीएनडी आश्रम और बदरपुर होकर जो रोड है हमारे विदुड़ी जी के, इसमें वो कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोना, ये 60 किलोमीटर का है। ये 4000 करोड़ का इसका काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के कुछ, हाँ 5000 करोड़ है ये। इसका काम थोड़ा एनवायरनमेंट का लास्ट परमिशन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, उनने साइट भी मोबिलाइज की है। ये 5000 करोड़ का है। अप्रैल में ये शुरू हो जाएगा। फिर गुरुग्राम से सोना, ये 6 लेन है जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे से आगे एलिवेटेड रोड है, 22 किलोमीटर, 2000 करोड़ का। इसका काम शुरू है ना? इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। बाद में हमने अभी दिल्ली से देहरादून नया हाईवे जाहिर किया है। उसके दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आप जा सकेंगे। टोटल नया रोड बना रहे हैं और इसी रोड को हरिद्वार जाने के लिए, कौन से गांव से एक लिंक है देहरादून जाने के पहले, वहाँ 47 किलोमीटर की, जिससे हरिद्वार भी जाएंगे और देहरादून जाएंगे। और हरिद्वार और देहरादून दोनों का डिस्टेंस 2 घंटा दिल्ली से केवल होगा। ये एक्सिस कंट्रोल होगा। इसमें एलिवेटेड रोड बना रहे, काफ़ी फॉरेस्ट के बीच में से जाता है। तो ये भी आज देहरादून जाने के लिए 5 घंटे, 5.5, 6 घंटे, कभी 7 घंटे लगते हैं। तो ये 2 घंटे में जाना पूरा होगा। तो ये एक दिल्ली के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर दिल्ली से मुंबई सोना से जो रोड है वो भी करीब 1 लाख करोड़ का है। और इसका भी हमने दिल्ली जयपुर, अब यहाँ से लोग नहीं जाएंगे। ये दिल्ली से जयपुर जाने के लिए कौन सी जगह वो, बांदीकुई से एक जयपुर को हम नया रास्ता जोड़ रहे हैं, दिल्ली मुंबई हाईवे को। तो उसके कारण वो भी काफ़ी आसान होगा और 2.5 घंटे के कम इसमें दिल्ली जयपुर हो जाएगा। वैसे अभी एग्जिस्टिंग इसमें दिल्ली से नहीं, अभी कौन सा रास्ता है, नहीं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए जो दौसा से पलटकर जयपुर जाना का जयपुर रिंग रोड, तो जयपुर रिंग रोड भी फंसा हुआ था। हमने NHAI में उसको टेक ओवर किया, वो भी पूरा किया है। और उसके रिंग रोड को ये जुड़ेगा, उसके पहले हम दूसरी जयपुर की लिंक भी कर रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है NH8, इसके ऊपर का काफ़ी काम पूरा कम होगा। ये जो प्रोजेक्ट आज मैंने देखा, इसकी मुझे खुशी हुई कि इसमें 12,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए हैं और 84% सक्सेस रेट है। और आज मैंने हमारे अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा है कि उद्घाटन के पहले इसका लैंडस्केपिंग का प्लानिंग करके पेड़ लगाइए ताकि ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बने। तो हम लोग ऑलरेडी हमने इसमें पेड़ भी ट्रांसप्लांट किए हैं और आपको वो फिल्म भी दिखाई है। तो पहली बात तो कभी कभी लोगों के मन में काफ़ी इसमें दिक्कतें आती है कि पेड़ कटने के बारे में बहुत समय भी जाता है, परमिशन नहीं मिलती, हम पैसे भी भरते हैं और उसके बाद में अभी हमने इस बार ट्रांसप्लांट भी किया है। तो एक पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए 25,000 से ज़्यादा खर्चा हमने किया है और 4 कॉन्ट्रैक्टर थे और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अब ये इसका अनुभव के आधार पर पूरे देश में हम लोग अभी पेड़ काटने के बजाय पेड़ ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। हमें डेवलपमेंट भी करनी है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है। तो मेरा आपसे विशेष रूप से अनुरोध है कि जो 84% हमने ये पेड़ ट्रांसप्लांट किया है, इसके ऊपर आप अलग से अध्ययन करिए। और ये अगर होगा तो मुझे लगता है कि हमें पेड़ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये जो हाईवे बन रहा है, इसके बीच में मेट्रो का भी काम चल रहा है। आगे हमारा बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर का भी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में ये एरिया वर्ल्ड की हाई क्लास सिटी जैसे सिंगापुर है,
या दुबई का सेंटर जैसा है वैसा ये होगा। अभी मैं देख रहा था, इसमें टोटल इस प्रोजेक्ट में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फुल्ली ऑटोमेटेड टोलिंग सिस्टम है, कहीं टोल नाका नहीं होगा। टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन स्टील, यानी एफएल टावर से 30 गुना ज़्यादा यहाँ स्टील यूज हुआ है। और टोटल एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ 20 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, ये बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग बनी थी उससे 6 टाइम्स ज़्यादा कंक्रीट इसमें लगा हुआ है। तो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। थोड़ा हमारा सपोर्ट देखते हुए उन्होंने रेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी स्थिति ना लाए कि अब स्टील और सीमेंट के भी अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए हम लगे हैं, क्योंकि ये रेट ज़्यादा बढ़ने से हमारी योजनाओं पर भी उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। तो ये रोजगार निर्माण करने वाला है। ये पूरे प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50,000 लोगों को रोजगार मिला है। और यहाँ की इकोनॉमी, ये प्रोजेक्ट बनने के बाद जो नई स्मार्ट सिटी ये बनेगी गुड़गांव की, ये शायद मुझे लगता है कि वर्ल्ड में जैसी शंघाई में डेवलपमेंट हुई है या सिंगापुर जैसे डेवलप हुआ नया, उसी प्रकार से यहाँ एक डेवलपमेंट एरिया में होगी। जो यहाँ लोगों ने फ्लैट बनाए थे वो पड़े थे, बिल्डिंगें अधूरी पड़ी थी, वो सब काम उन्होंने भी जोरों से शुरू किया है। और यहाँ प्लान डेवलपमेंट हो, ग्रीनरी हो, और इसके साथ साथ ये हमारे देश की अच्छी सिटी बने, यही हमारा प्रयास है। तो मैंने जो आपको कहा था कि हम 60,000 करोड़ दिल्ली के इसमें काम कर रहे हैं, तो एक अपने आप में इससे दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम होगा। और मुझे अवसर मिला कि दिल्ली के वाटर पोल्यूशन में भी काम करने का, क्योंकि मैं जब नमामि गंगा में मंत्री था तो हम लोग करीब 325 प्रोजेक्ट, करीब 26,000 करोड़ के हमने नमामि गंगा में मंजूर किए थे। उसमें पानीपत और सोनीपत का, इसमें साथ हमने यमुना और ऐसी 40 नदी और नालों को भी चुना था जो गंगा में मिलते हैं। वो फाफामऊ नाला वगैरह सब नाले लिए थे। तो अब उन्हें सब में काम शुरू किया। 70% काम मेरे समय मैंने अवार्ड भी कर दिया था। तब दिल्ली में हमने, जैसे मैंने कहा, यमुना पर पानीपत और सोनीपत का प्रोजेक्ट मेरे समय ही मैंने पूरा किया, जिसमें हमने नमामि गंगा से पूरे पैसे दिए। और दिल्ली की सरकार को हमने 6,000 करोड़ रुपए दिए। और हमारे पैसे में दिल्ली की सरकार से हमने यमुना पर ये प्रोजेक्ट किए हैं। अब काफ़ी प्रोजेक्ट पूरे होते हुए आए। एक जायका के फंड का भी उसमें प्रोजेक्ट है। तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये भी हमने कम किया, इसमें कम करने में हम कामयाब होंगे। तो मुझे खुशी है कि अब यमुना का, अभी आपको पता होगा, आप कभी आप समय मिले तो मथुरा में मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने, कि मथुरा का 80 MLD स्लज उसको शुद्ध करके इंडियन ऑयल को पानी दिया है। और इंडियन ऑयल साल के 20 करोड़ रुपए पानी के देती है। वेस्ट टू वेल्थ वाली बात जो मैंने कही थी वो वहाँ अच्छी तरीके से पूरी हुई है। तो एक तरफ दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम सबके स्वाभिमान की, विरासत, इतिहास, संस्कृति की प्रतीक है। और दिल्ली को जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो अभी आपको ये भी पता है कि हम लोग इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल सब टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रहे। मैंने अभी इसके बारे में पूरी मीटिंग करके हमने काफ़ी इसको एक्सेलरेट किया है। अभी हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर भी काम कर रहे हैं। और जो परली जलाते आपके यहाँ, उससे हमने CNG बनाकर मैंने ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है। जो ट्रैक्टर 3 लाख रुपए किसानों के, कमर्शियल ट्रैक्टर के 3 लाख और किसान के लिए 1.5 लाख रुपए की बचत करता है। तो ये सब जो प्रयास है, फ्यूल में चेंजेस हो, जल शुद्धिकरण हो और एयर पोल्यूशन में कमी आए। अभी हमने यूरो 6 के नॉर्म्स हमने अप्लाई, कल ही मेरे यहाँ CM की मीटिंग हुई और उसमें जो नए हमारे नॉर्म्स है उसमें फेज़ 1 को हमने पूरा किया कि कितना कार्बन एमिशन होना चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर काफ़ी ऑटोमोबाइल में सुधार हुआ है।
और उसमें भी हमने अलग अलग प्रकार के फ्यूल लाए हैं। फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल का फ्यूल अब लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक तरफ पोल्यूशन कम करने के लिए फ्यूल में बदल करना, दूसरी ओर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके ट्रैफिक जाम को कम करना, तीसरी बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी को इनकरेज करना। जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अब मुझे रोप वे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, मैट्रिनो सिस्टम, या जो अपने एलॉन मस्क ने किया था, कौन सी वो, नहीं एलॉन मस्क टेस्ला नहीं, दूसरा एक उनका एलिवेटेड एक कॉरिडोर का था वो जो, तो वो भी उन्होंने प्रपोजल था। अभी मैं दिल्ली और मुंबई के बीच में हमारे पास 120 मीटर की विड्थ है। तो मैंने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन चालू करना है तो कल मैं जगह दे सकता हूँ। तो रोड के बीच में इसको इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि रेल के एक बीच में रेल होगी जिसमें ट्रक बस डायरेक्ट चार्ज होगी 20 किलोमीटर और फिर 200 किलोमीटर इलेक्ट्रिक पर चलेगी। तो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी ये जो मेरे पास डिपार्टमेंट आया है, इससे हम लोग दिल्ली से जयपुर पॉन्ड सिस्टम, मैट्रिनो टाइप, वो भी करने के बारे में हम लोग अभी विचार करेंगे। अभी डिपार्टमेंट के पूरी तरह रूल्स ऑफ बिजनेस में मेरे पास आया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा तो पोल्यूशन कम होगा। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करना, ट्रांसपोर्ट में भी पोल्यूशन को कम करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, और नए नए विशेष रूप से जैसे 4 लेयर पहली बार हुआ। ये मैं आपको फिर से कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत का इंजीनियरिंग मार्वल है। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि जो बनेगा तो मेरे अभी आप मुझे भी आज पूरी आइडिया नहीं थी, पर आज मैंने अधूरा देखा है, पर जब पूरा होगा तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा। अगले साल के 15 अगस्त के पहले, अभी इन्होंने बताया डेट लाइन, पर हम 15 अगस्त के पहले इसका इनॉग्रेशन करेंगे अगले साल का, इतना मैं आपको विश्वास देता हूँ। और विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट में हरियाणा की सरकार, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, बाद में यहाँ के सभी एमएलएज, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। जो दिल्ली का पार्ट था उसमें हमारे रमेश जी विदुड़ी यहाँ उपस्थित हैं, काफ़ी मदद उनके तरफ से भी हुई। और दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी और उनके लोगों ने भी हमको इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट में काफ़ी अड़चने आई, उनका भी सहयोग मिला। दिल्ली के जो एलजी साहब हैं उनका भी समय समय पर बहुत मदद मिली है, और उन सब के सहयोग के कारण ही हमारे लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एनएचआई में ये एक सक्सेस स्टोरी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, हम 22 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। तो अभी मैंने दिल्ली कटरा की आपको जानकारी नहीं बताई, दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में होगा, वो भी जींद से हरियाणा से जाने वाला है, उसका भी लगभग लैंड एक्विजिशन हमने पूरा किया है। तो ये दोनों हाईवे द्वारका और मुंबई का, इसका काम मनोज कुमार जी और उनके टीम ने ये काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। और जो यूईआर फेज 2 न्यू रिंग रोड, जो डीडीए के साथ अभी हमने लगभग सब क्लियरेंसेस मिल गए, और ये करीब 4000 करोड़ का ये रोड जो है, ये 7700 करोड़ का, ये पूरा करने में विशेष रूप से परवेश जी यहाँ आए हैं। उन्होंने लगातार इसका पीछा किया, एलजी के साथ, उनके साथ हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई, डीडीए के साथ मीटिंग हुई, और अभी निश्चित रूप से सबका सहयोग मिला है। उसका भी काम, केवल एक आखिरी का पत्र यूडी का आज कल भी आ जाएगा, तो हमने टेंडर रिसीव किया है, 2 महीने के अंदर उस काम की हम शुरुआत करेंगे, ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। दिल्ली अच्छी हो रही है, सुंदर हो रही है, दिल्ली स्वच्छ हो, सुंदर हो और प्रदूषण मुक्त हो, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्त हो। और इसलिए जो प्रयास हमारे थे, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी पेंडिंग है, चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे बुलाया है कि भैया आपने क्या क्या करने वाले हमें भी इसमें बताइए। तो अभी कोविड के कारण थोड़ा 2 बार पोस्टपोन हुआ, पर मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें चिंतित थे। पर ये सब काम होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी, दिल्ली की प्लान डेवलपमेंट होगी, और दिल्ली जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त होगी।
और आज जो दिल्ली का जो पोल्यूशन का मीटर आगे जाता है, वो निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर दिल्ली का पोल्यूशन और कम होगा। और इसलिए ये आज का प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आज मुझे देखने का मौका भी मिला है, तो मुझे खुशी है। एक आज मुझे याद आई कि इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करने के लिए अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों को हमने बुलाया था, और उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था पार्लियामेंट चुनाव का, तो जल्दबाजी में हमने इसी होटल के नज़दीक कार्यक्रम किया था, और अरुण जी और सुषमा जी ने इसका भूमि पूजन किया था। आज वो प्रोजेक्ट जब उनके हाथ से इसके पूरे हो रहे हैं, इस समय वो उपस्थित नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है और दर्द भी है, और याद भी आई है कि वो कार्यक्रम मुझे आज याद आया कि जिस समय इसकी हमने शुरुआत की थी, पर वो दोनों आज हमारे बीच में नहीं है। फिर भी उन्होंने जिसका भूमि पूजन किया था वो पूर्णत्व पे जा रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। सर हेलो सर, इधर पूछें सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आपका जो वेस्ट टू वेल्थ आपने अभी बोला भी सर, तो ये जो 29 किलोमीटर्स में जो रोड है ये तारकोल से बन रहा है प्राइमरीली। आपने पिछली बार बोला था कि ये हम लोग जो रिसाइकल होगा जो अपना दिल्ली में वेस्ट है उससे बनाएंगे, तो क्या इसमें बनेगा सर? ऐसा मैंने कभी कहा नहीं था, पर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या कर रहे हैं। हमने 10% प्लास्टिक और रबर वेस्ट बिटुमेन रोड में मैंडेटरी कर दी है, और उसके कारण हम काफ़ी बड़े प्रमाण पर देश में प्लास्टिक और रबर वेस्ट का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से रोड बनाते समय प्री कास्ट में ही काम करें। जैसे प्री कास्ट का अभी आपने जो कास्टिंग यार्ड देखे, पहले पद्धति ये थी कि जगह पर पहले सैंड आती थी, सीमेंट आता था, फिर वो उड़ता था, फिर वो कंक्रीट मिक्सर में चलता था, फिर वो पिलर खड़ा होता था। तो लगभग ये पूरा प्री कास्ट में हो रहा है। और मेरा दिल्ली के डीडीए के साथ और दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ भी और दिल्ली के राज्य सरकार से अनुमति है कि अब दिल्ली में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को भी प्री कास्ट मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण लेवल है वो देखते हुए तो हमने इन्वायरमेंट के लिए ये पूरे हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में आया। अभी एक 2 किलोमीटर रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में NHI हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हो रहा है। जो कंक्रीट रोड जो नीचे का है उसकी प्रीकास्ट स्लैब होगी और स्लैब जुड़ी जाएगी, तो रोड भी अब फैक्ट्री में बनेगा। रोड यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इन्वायरमेंट के लिए किया है। सर मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। सर इस साइड इधर सर सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी तेज़ी से चल रहा है, हम लोग ने भी देखा फील्ड पे आपके साथ जा करके, लेकिन एक बड़ी समस्या इस समय जनता के सामने है, वो है पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सर एक मिनट, उसी से जुड़ा हुआ है, और लगातार देख रहे हैं आप किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए, क्या आपको लगता है इस तरह आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं अपने परिणाम समाप्त कर दूंगा। आप मेरे विभाग से और इस काम के संबंध में पूछिए। पेट्रोल डीजल के भाव कम करने के लिए मैं कह चुका हूं कि अभी इथेनॉल का जो अपने BMW, मर्सिडीज, हुंडई, फोर्ड जितनी कंपनियां ब्राज़ील, कनाडा और USA में हैं, वहाँ उनके पेट्रोल पंप होते हैं, उसमें 100% पेट्रोल या 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। इथेनॉल शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, BAB मोलाइसिस से बनता है, और अभी राइस और कॉर्न से बनने लगा है। हमारे देश में 465 करोड़ लीटर इथेनॉल हो रहा है, और अभी पेट्रोल में 10% ऐड हो रहा है। कल ही मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि इथेनॉल के पंपों को उन्होंने पेट्रोल पंप का जैसे होते हैं वैसे इथेनॉल पंप खोलने की अनुमति दी है। हरियाणा में बहुत बड़े प्रमाण पर राइस पड़ा है। अभी हम राइस सरप्लस, शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस ऐसी है। हमारी MSP इंटरनेशनल मार्केट और मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर ये हमारा मिशन है। और इसीलिए पर्ली से CNG तैयार करना,
फिर कोयले से मिथेनॉल तैयार करना, डीएमई तैयार करना, वो एलपीजी में लाना, फिर एलएनजी पर कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन के साथ एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन का विकास करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट इनिशिएटिव लेके सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ियाँ आ गई है, वो चल रही है। तो एक प्रकार से पेट्रोल डीजल की खपत कम करना। अभी 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और 5 साल के बाद ये 17 से 18 लाख करोड़ का होगा। तो इसलिए पहले से हमको अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करना है और किसानों के लिए उसका इनकरेज करके उसमें इन्वॉल्व करना, यही उसका उपाय है और हम पैरेलल उस पर काम कर रहे हैं। बाकी इंपोर्ट कॉस्ट और बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री रेट ये बातों में तो बाकी विषय मेरे से संबंधित नहीं है। सर, ये बहुत ही खुशी की बात है कि धौला कुआं पे एक अच्छा सा रोड बन गया है, लेकिन द्वारका में जो रहते हैं उनको सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए 1.5 घंटा का इस्तेमाल करना पड़ता है, 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लगता है द्वारका से सेंट्रल दिल्ली निकलने के लिए। साउथ दिल्ली के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और नजफगढ़ से प्रवेश जी भी हैं। तो ये जो एग्जिट है, जो एक आइडिया था कि द्वारका एयरपोर्ट के नीचे से एक टनल बना के द्वारका से एग्जिट के लिए, तो क्या उस पर कोई काम हो रहा है या कोई प्रोजेक्ट है जो कि द्वारका से निकलने के लिए, और NHAI का हेडक्वार्टर भी द्वारका में है? देखिए, मैं सबसे मेरी कमजोरी है कि मुझे दिल्ली कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। एयरपोर्ट से मेरा घर और रास्ते कम मालूम है मुझे, मैं बहुत दिल्ली के लिए नया हूँ। पर हम लोग उसी पे काम कर सकते हैं जहाँ NH है। परवेश जी के आग्रह के कारण वो रिंग रोड जो था नया, जिसको 7,700 करोड़ का, वो हमने टेक ओवर करके किया। पर जो रोड स्टेट हाईवे स्टेट के हैं, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के DDA के हैं, उसमें ना हम काम कर सकते हैं ना, हमें काम करने का अधिकार है। अगर इसमें आप जो बोल रहे हैं इसमें कोई NH है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर NH नहीं है तो मेरे संबंध पे नहीं आता है। सर है कि इसके नीचे से देयर वाज ए आइडिया कि एयरपोर्ट से द्वारका एग्जिट के लिए एयरपोर्ट के नीचे से टनल ले सकते हैं। ये एयरपोर्ट एक बार ये मुझे बात है, ये बात लेकर मैंने मीटिंग बुलाई थी और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन देने के लिए नहीं कहा। उनने उनकी परमिशन हम नहीं दे सकते ये बताया। सर गुड आफ्टरनून, माय नेम इज प्रखर और मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर 1.5 लाख हरियाणा गुड़गांव के लोगों को द्वारका एक्सप्रेस आप मत बोलिए, अभी ये केवल पत्रकार बोलेंगे, आप मेरे से बाद में बात। सर इधर सर मैं सर्जना शर्मा सनमार्ग न्यूज़पेपर से हूँ। सर रोड बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं कि दूर से कोई आता तो अचानक पता चलता है एक लंबा जाम लगा और हमें 2 घंटे हम गाड़ी में बैठे हैं, ना आगे जा सकते ना पीछे? कोई ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप लोग ला रहे हैं कि पीछे से पता चल जाए कि आगे मत जाइए अब, और या कोई रूट डाइवर्ट कर लीजिए? अभी हम लोग इस प्रकार की इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम ला रहे हैं, आपके मोबाइल पर इसकी सबकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अभी आपको एक मालूम है, हमने दिल्ली जयपुर हमारा NH का रेडियो चलता है। नहीं सर, हम 2.5 घंटे काफी लोग रेडियो में बताया जाता है। दिल्ली जयपुर में 2.5 घंटे फंसे सर हम। नहीं, अभी दिल्ली जयपुर तो अभी जो शाहजहांपुर में सर। अच्छा, हाँ। अभी आपको ये जैसे ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पूरा होगा जी, और दिल्ली मुंबई का भी पार्ट, दिल्ली जयपुर का भी मुझे लगता है अगले साल तक हो जाएगा वो भी। तो आपको दिल्ली को जयपुर को नया रोड मिलेगा तो एक्सिस कंट्रोल रोड होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन और है सर मेरा, क्योंकि मेरा पेपर बंगाल से है। इस बार बजट में 25,000 करोड़ रुपए का आपने एलोकेशन दिया बंगाल में रोड डेवलप करने के लिए। ये योजनाएं कब से शुरू होंगी? और TMC का आरोप है कि ये इलेक्शन की वजह से। मैं आज दिल्ली की बात करूंगा वैसे बंगाल में मैं आपकी केवल सुधार इतना करूँ, मैं 25 लाख नहीं 2 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ और ऑलरेडी काफ़ी रोड मंजूर हुए हैं। कल ही मैं बंगाल में था और कहाँ था कल? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में था कल, वहाँ पब्लिक मीटिंग के लिए। काफ़ी काम बंगाल में शुरू है, इसलिए कल ही मैंने डाटा देखा है। वहाँ लैंड एक्विजिशन अगर आसानी से हो जाएगी तो वहाँ काफ़ी काम हम कर रहे हैं। सर मैं हिंदी खबर से अजस्त्र पीयूष हूँ। सर ये प्रोजेक्ट कब हरियाणा सरकार ने प्रस्तावित किया था और आपके पास कब आया और कब कितना काम हो गया है सर? दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की थी, तो क्या इस हाईवे पर ऐसी कोई सुविधाएं होंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो सके? देखो मुझे याद नहीं है, पर ये
राव साहब बता पाएंगे कि एक कार्यक्रम गुड़गांव में था, मैं इनॉग्रेशन के लिए जो दिल्ली जयपुर रोड पर कोई ब्रिज पर शायद हीरो का ब्रिज या कोई कार्यक्रम था, तब आया था, अंडरपास वगैरह इनॉग्रेट किए थे। हाँ 2017 में हुआ था और अब बीच के अंदर कोविड आ गया, इसलिए थोड़े दिन के लिए रुक भी गया, लेकिन जैसे बताया गया है कि ये मुकम्मल हो जाएगा। हरियाणा वाला हिस्सा तो नवंबर इसी साल के पूरा हो जाएगा और दिल्ली वाला 22। अभी आज मुझे बताया कि हरियाणा का शायद पहला पार्ट हम लोग अभी नवंबर के पहले ही ये खुला कर देंगे। सर इधर से एक सवाल। सर गडकरी सर राइट से। हाँ बोलिए। सर कुंदन न्यूज़ 24 से। सर ये जो नेल्सन मंडेला 5 किलोमीटर वाला टनल है, क्योंकि हम उसी इलाके में रहते हैं और एयरपोर्ट आना बहुत बड़ा चुनौती रहता है, वो और दिल्ली का जो अल्टरनेटिव आप रिंग रोड बनाने की बात करें, वो किस स्टेज में है? और थोड़ा सा अगर लोकेशन बता पाएं कि किधर से निकलेगा, थोड़ा सा ये लोकेशन ये बताएंगे, क्योंकि वो दिल्ली के लिए बड़ी राहत होगी। नंडेला नेशनल मंडेला मार्ग जो ये ग्रीन एवेन्यू है ना, इसके नीचे से टनल बन के और शिव की मूर्ति पे निकलेगा, और शिव की मूर्ति पे निकले वहां एक टनल बन रहा है जो शिव मूर्ति पे ये एक्सप्रेस हाईवे वाला इसको कनेक्ट कर देगा वो। सर इधर से। सर एक क्वेश्चन था। इसको UER-2 बोलते हैं, इसको UER-2 बोलते हैं। UER-2 रोड वो है जो आपका पुष्पांजलि से जो द्वारका अंडरपास है उसको UER-2 रोड बोलते हैं। ये 100 मीटर का रोड है और ये आपका NH-24 को क्रॉस करेगा और वहाँ से वसंत कुंज से जो आप बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला से, ये उसी रोड को कनेक्ट करेगा और ये आगे सीधा जाएगा, द्वारका से जाएगा, द्वारका से नजफगढ़, नजफगढ़ से दिचाऊ, दिचाऊ से मुंडका, मुंडका से फिर आपका रिठाला, रिठाला से फिर ये आपका अलीपुर की तरफ में निकल जाएगा। तो ये पूरा रूट है। इसके आने से ये एक तरीके का रिंग रोड ही बनेगा, क्योंकि इसके आने से जो हरियाणा का और जो मानेसर की तरफ में सारा जो ट्रक और सारा जो ये वाले राज्यों का ट्रैफिक है वो सारा बाहर से निकल जाएगा, दिल्ली से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये NH-24 पे कहाँ पे कनेक्ट करेगा? NH-24 पे जो शिव मूर्ति के सामने, एक एम्स के सामने जैसे एक आपने राउंड अबाउट देखा है पूरा ऊपर का, वैसे शिव मूर्ति के सामने वहां पर बन रहा है। तो उसके बनने के बाद में जब आप यहाँ से महिपालपुर से आएंगे तो आपको कापासेडा फ्लाईओवर के नीचे से यूटर्न लेके आना पड़ता है, वहां से नहीं लाना पड़ेगा आपको। ऊपर से शिव मूर्ति के सामने से आपको गोल चक्कर से आप द्वारका आ जाएंगे और द्वारका से आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा तो भी उसी गोल चक्कर से चले जाएंगे, और अगर आपको वसंत कुंज जाना पड़ेगा तो भी वहीं से जाएंगे। हाँ। सर इधर से ब्रह्म प्रकाश। सर कोई गुड़गांव में ट्रैफिक डिसरप्शन की उम्मीद होगी क्या, जो गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, क्योंकि शिव मूर्ति बहुत क्रिटिकल इलाका है? देखिए, एक में इतने प्रयास चल रहे हैं। अभी हम एक रोड बना रहे हैं जो भटिंडा से डायरेक्ट भावनगर जा रहा है, 26,000 करोड़ का, जामनगर। तो वो पूरा पंजाब का ट्रैफिक जो है, जो मुंबई से गुजरात जाता है डायरेक्ट राजस्थान, वो वही बाहर के बाहर निकल जाएगा। दिल्ली के लिए इतने जगह पर हमने नए इसमें दूर से प्रयास किए हैं कि अब आने वाले समय में दिल्ली का ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा। सर इधर हूँ सर ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। हाँ सर मेरा सवाल ये है कि आप चारधाम को कनेक्टिविटी के लिए बना रहे थे हाईवे, तो वो बीच में मामला रुका था, क्या अब उस पर काम शुरू हो गया है? और दूसरा सवाल सर, किसान आंदोलन से कितना फर्क पड़ा है आपके NHAI के टोल प्लाजा का, क्या नुकसान? पहले बात तो ऐसे कि चारधाम के टोटल 55 या 54 प्रोजेक्ट थे, उसमें से करीब हमने 40 प्रोजेक्ट पर हमारा काम शुरू था। उसमें से 35 प्रोजेक्ट लगभग पूरे हुए हैं। 5 प्रोजेक्ट जो है रिंग रोड है, शहर के बाहर के हैं, और 15 प्रोजेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके विड्थ कम करने के बारे में वहाँ एक PIL है। इसमें जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी उसमें डॉक्टर चोपड़ा करके उसके अध्यक्ष थे, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो मेजॉरिटी कमेटी निर्णय करेगी वैसा करना। कमेटी ने वो विड्थ बढ़ाकर दी थी, पर 24 में से 3 सदस्य चोपड़ा जी के साथ अलग होकर उन्होंने अलग रिपोर्ट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना एफिडेविट किया है, और वो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, और जब हमारे रनगाड़े ट्रक जाएंगी तो 5 मीटर होगा तो जा नहीं पाएंगे। तो उनका एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने सबको हियरिंग दिया है। अभी हमारा काम बंद है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर करने के बाद
उसका काम 15 पैकेजेस का काम शुरू होगा। सर एक क्वेश्चन सर। दूसरा, हमारे हरियाणा और पंजाब के टोल का हमारे लगभग अभी बंद है, उसका नुकसान हो रहा है, पर NHAI का इनकम बहुत बढ़ा है क्योंकि हमने अभी फास्ट ट्रैक शुरू किया है और इस साल हमने 2 रिकॉर्ड किए हैं कि हमारा टोल का इनकम 10,000 करोड़ से बढ़ रहा है, तो 34,000 करोड़ से भी ज़्यादा, करीब 36,000 करोड़ तक जाएगा मार्च एंड तक। और दूसरा, हमने कोविड होने के बाद एक ट्रैक रिकॉर्ड हमने और किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 एक हुए हैं। पहला रिकॉर्ड ये हुआ है कि हमने अभी 33 किलोमीटर पर डे तक हम आए हैं और मार्च का महीना बाकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मार्च एंड में हम 40 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य पूरा करेंगे। आज हम 33 किलोमीटर पर डे पर है। NHAI में हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, जो दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 2.5 किलोमीटर एक दिन में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। और दूसरी ओर हमने सोलापुर विजापुर रोड पर 1 लेन का 25 किलोमीटर रोड एक दिन में बनाया, 24 घंटे में, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है। तो इस साल ये 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी आपके सामने है। सर आपने 2016 में प्रॉमिस किया था गुड़गांव में कि खिड़की दौला टोल को शिफ्ट करेंगे, तो सर अभी हरियाणा CM ने भी कहा है कि लैंड ट्रांसफ़र आपको फरवरी 28 को उन्होंने बोला था, तो क्या इस पे मतलब कॉन्क्रीट कुछ हो पाएगा सर आने वाले 6 महीने में? देखिए, आपको हिस्ट्री मालूम होगी, मैंने आपको बताया था, फिर वो ग्राम पंचायत की जगह थी, फिर वो दिलाने का निर्णय हुआ, फिर वो कोर्ट में गई, अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। फिर उसके बाद हमने हरियाणा सरकार को कहा था, अब ये सब काफ़ी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आए और जिसके कारण मैं ये बात पूरी नहीं कर सका, पर मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 15 अगस्त अगले साल के पहले ये टोल नाका ही निकल जाएगा और टोल नाका ही वहाँ रहेगा नहीं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन ये टोल नाका नहीं रहेगा। सर दूसरा, मानेसर से आगे जयपुर तक की रोड की हालत थोड़ी बहुत खराब है सर, और लाइट्स नहीं है वहाँ पे। वो तो चल रहा है, काफ़ी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, हम रिव्यू करते हैं, करेंगे उसमें। सर मैं शैलेश हूँ ANI न्यूज़ एजेंसी से। एक तो आपने जो बोला सर कि 15 अगस्त को अगले साल हम उद्घाटन करेंगे इसका, तो 15 अगस्त के पहले करेंगे। 15 अगस्त के पहले कितने आशान्वित हैं? क्या आपने टारगेट जो है प्रीपोन करा है? और दूसरा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या किसी तरह का मेट्रो वगैरह का भी प्रोविजन है इन फ्यूचर? नहीं, मेट्रो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेट्रो का अलग डिपार्टमेंट होता है, पर ये जो टारगेट है अभी मुझे लगता है मैं कभी टारगेट और घोषणा करने के पहले अधिकारियों से पूछता नहीं हूँ। तो इन्होंने पहले मुझे नवंबर कहा था, कॉन्ट्रैक्टर ने जून तक कहा, और मैंने कहा कि 15 अगस्त के पहले। तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्फिडेंट है। ये जय कुमार गुप्ता करके कंपनी, ये खड़े हो जाओ, कमल गुप्ता, ये हरियाणा का है पर ये मुंबई में रहते हैं, और ये पहला छोटा सा काम इनको मैंने, फ्लाईओवर जब मुंबई में महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने इस कंपनी को प्री क्वालिफाई नहीं हो रही थी, उसको क्वालिफाई करके एक नए, इनके पिताजी थे जय कुमार गुप्ता, अब मुंबई की पूरी मेट्रो यही बना रहे हैं। तो ये कंपनी अब कितने करोड़ की होगी? 50,000 करोड़ की। ये L&T के बराबर की कंपनी है जय कुमार, और एक छोटे से इसमें काम किया। ये हरियाणा के यही कोई गांव के हैं। कौन से गांव से? तो इसने मुझे आज अभी कहा है, कमल ने, कि हम लोग जून के पहले पूरा करेंगे, और मनोज कुमार जी ने कहा था दिसंबर बोला था। तो मैंने बीच में 15 अगस्त कहा कि उसके पहले करो, तो यह हो जाएगा। मुझे विश्वास है, वैसे भी अधिकारी मंत्री को बताते समय 4-6 महीने की गैप रखकर ही बता दे ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। खाना खा के जाइए सब लोग।